नमस्कार, यह है पावर बूस्टर सीरीज में कक्षा 12 का अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके सिद्धांत। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी से बने हुए जितने भी लाइन एनसीईआरटी की इस चैप्टर के उससे बने हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्विक रिवीजन कराया जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले आप कक्षा 12 के अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी और उसके सिद्धांत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित पहला क्वेश्चन क्या पूछता है। कह रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है, क्या क्या चीजें जैव प्रौद्योगिकी में शामिल है इसको बताना है। कह रहे हैं पहला, पात्र निषेचन द्वारा प्रग्नडी शिशु का निर्माण। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जो निषेचन लैब में कराते हैं ये भी एक प्रकार का जैव प्रौद्योगिकी है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि हम जैविक चीजों में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी आपका उसका क्षेत्र है। जीन का संश्लेषण, हम चाहे तो किसी भी डीएनए में उपस्थित जीन का संश्लेषण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी उसमें सम्मिलित है। डीएनए टीका का निर्माण अभी हम जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से करते हैं, यानी हम क्या लगा देंगे, उपरोक्त सभी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे के सारे जैव प्रौद्योगिकी के ही क्या है, अनुप्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट, वह प्रक्रम जिसमें आनुवंशिक पदार्थों के रसायन में परिवर्तित कर इसे परपोषी जीवों में प्रवेश कराकर इसके समलक्षणी में परिवर्तन करते हैं। देखिए, आनुवंशिक पदार्थों के रसायन में परिवर्तन किया जाता है, यानी कह रहे हैं कि डीएनए में परिवर्तन हमने कर दिया, फिर इसे हम परपोषी जीव में भेजा, यानी हम किसका प्रयोग किए, जैविक चीजों का प्रयोग किए, जैविक जीव का प्रयोग किए। तो ये जैविक चीज में जब हम प्रयोग करते हैं तब इसे कहते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। वहीं अगर इसी का प्रयोग हम रसायन के उत्पादन में करते तब उसे हम रसायन अभियांत्रिकी कहते हैं। कह रहे किस प्रक्रम के तहत रोगाणु रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे प्रतिजैविक, टीका, एंजाइम, यानी ये सब क्या है, ये सब रसायन है। हम बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के रसायन को प्राप्त करते हैं, ये क्या कहलाता है, तो ये आता है रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत। इस बार ये क्वेश्चन पूछने जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, तो केमिकल इंजीनियरिंग वो होती है जिसके अंतर्गत हम जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं, इन सभी का। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु क्या आवश्यक होता है। देखिए, किसी जीव में अगर हम कोई, मान लो ये इसका डीएनए है, अगर हम कोई विजातीय डीएनए डालते हैं तो विजातीय डीएनए खंड को गुणन के लिए क्या चाहिए कि वो उस गुणसूत्र का क्या हो, अंग बन जाए। ठीक है, उसके गुणसूत्र का अंग हो तभी वो अपना गुणन कर पाएगा। ये डीएनए जो हमने दिया है बाहर का, वो इसका अंग बन जाएगा तभी वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी। कह रहे प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसके प्लाज्मिड प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हुआ था। तो ये भी आपका अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। साल्मोनेला टाइफिमोरियम बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया था प्रथम पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। नेक्स्ट, प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था, ये भी अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए बनाया था स्टैनले कोहर और हर्बर्ट बोयर ने। नेक्स्ट, वर्ष 1963 में दो एंजाइम पृथक किए गए जो इकोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देता है। उनमें से एक डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है और दूसरा क्या करता था, डीएनए को काटता है। वहीं से प्राप्त हुआ प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस वर्ग के समूह के एंजाइम का खोज हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंद सेकंड, ऑप्शन बी। हिंद सेकंड में डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षार युग्मों को एक विशेष अनुक्रम होता है। इस विशिष्ट क्षार अनुक्रम को हिंद सेकंड का क्या कहते हैं। देखिए, जो भी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो अपने एक सिलेक्टेड एरिया में ही डीएनए को कट करता है, जिसे कहते हैं पहचान अनुक्रम। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण में दूसरा और तीसरा शब्द कहां से आता है। जैसे यहां पर बात किया गया हिंद थर्ड, तो इसमें पहला जो शब्द आता है, देखिए इसका पूरा का पूरा जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं से लिया गया है। जैसे हिंद थर्ड जो था वो निकाला गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से। तो यहां पर H जो आता है वो यहां से आता है और I और N आता है यहां से और D उसके प्रभेद से आता है, प्रभेद, और रोमन अंक दर्शाता है कि उस प्रभेद को दर्शाता है जिससे वो निकाला गया था एंजाइम। तो यहां पर कह रहे दूसरा और तीसरा, तो पहला अक्षर ये हो गया और दूसरा और तीसरा कहां से आते हैं, जाति, सॉरी हाँ सही है, वंश इसका नाम होता है। पहला नाम क्या होता है, वंश, दूसरा नाम क्या होता है, जाति। तो उस जाति के जीव से लिया जाता है दूसरा और तीसरा नाम, जिससे वो एंजाइम निकाला गया था, जीव के नाम के जाति से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इको R1 में वर्ण R क्या है, तो वर्ण R क्या है, प्रभेद को दर्शाता है, उसके स्ट्रेन को दर्शाता है, ऑप्शन सी, जीवाणु के प्रभेद से।
नेक्स्ट, प्रतिबंधन एंजाइम के नामकरण के नाम के बाद रोमन अंक क्या दर्शाता है? तो उस क्रम को दर्शाता है जिससे उस एंजाइम को उस जीवाणु से निकाला गया था, उस क्रम को दर्शाता है जिसमें जीवाणु के प्रवेश से एंजाइम पृथक किए गए थे। नेक्स्ट, प्रतिबंधन एंजाइम किस वर्ग के एंजाइम में शामिल है? प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को कट करता है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या रखेंगे? न्यूक्लिक अम्ल का क्या रखेंगे? न्यूक्लियेज रख देंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है, बिल्कुल सही बात है। एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट स्थलों पर जोड़ता है, जोड़ता नहीं है, काटता है, ऑप्शन बी गलत है। न्यूक्लियस एंजाइम हमेशा डीएनए को कट करते हैं, केवल एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, वो डीएनए को जोड़ता है। जब डीएनए के जोड़ने की बात है तो डीएनए लाइगेज लगाएंगे। गलत कथन का चयन करिए। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे गए डीएनए पर चिपचिपा सिरा बन जाते हैं, सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता करता है, सही है। एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं जो डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं, गलत बात है। फिर आ गया, देखो जुड़ने की बात जहां आएगा वहां पर डीएनए कौन सा होगा? एंजाइम डीएनए लाइगेज काम करेगा, तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज दिए हैं, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, जल विद्युत कण संचलन में ऋणात्मक आवेशित डीएनए विद्युत क्षेत्र के किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है? भैया देखो डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज्ड, ऋणावेशित। और आपको पता है कि एनोड क्या होता है? एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमेशा निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जल विद्युत कण संचलन में किस जल का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए। एग्रोज जल का प्रयोग होता है, खूब नीट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एग्रोज एक प्राकृतिक बहुलक है जो किससे प्राप्त होता है? ये भी बहुत पूछा गया, समुद्री घास से प्राप्त होता है, सीवीड से। नेक्स्ट, एग्रोज जल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक्कृत डीएनए खंडों को किससे अभिरंजित कर पराबैंगनी विकिरणों से देखा जा सकता है? इथिडियम ब्रोमाइड से रंगने पर। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके नीट का, ठीक है। नेक्स्ट, इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित जल को पराबैंगनी विकास से अनावित करने पर डीएनए कैसी दिखाई देती है? डीएनए चमकीली नारंगी पट्टी की तरह दिखाई देती है। ये भी आपका मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है नीट का, ये भी काफी पूछा गया है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। डीएनए खंडों को एगरोज जल के छलनी प्रभाव द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं, जितने छोटे कण होते हैं वह तेजी से दूर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगरोज जल से अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को क्षालन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका में बिना गुणसूत्री डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। डीएनए का वह अनुक्रम जहां से प्रतिकृतियों की शुरुआत होती है क्लोनिंग स्थल कहलाता है, गलत बात है। जहां से प्रतिकृतियों की शुरुआत होती है उसे ओराई कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियों का स्थल कहते हैं, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, क्लोनिंग हेतु संवाहक में विशेषता क्या होनी चाहिए? तो संवाहक में यानी ऐसा वेक्टर हो जिसमें निम्न विशेषता होती है। प्रतिकृतियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, तभी वो रेप्लिकेट कर पाएगा। वर्ण युग चिन्हक होना चाहिए जिससे हम पहचान सके कि जो पुनर्योगज डीएनए है वो कौन सा है। क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, उपरोक्त सभी लगा दीजिए। नेक्स्ट, डीएनए का कोई खंड परपोषी कोशिका के अंदर प्रतिकृति कर सकता है जब यह परपोषी कोशिका के डीएनए के निम्न स्तर से जुड़ जाता है। बताइए, परपोषी कोशिका के अंदर प्रतिकृति तभी करेगा जब वह किससे जुड़े? प्रतिकृतियों की उत्पत्ति से जुड़े, ओराई से जुड़ता है। गलत कथन का चयन करना है। सामान्यतः एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन इकोलाई के लिए उपयोगी वर्ण चिन्ह माने जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सभी सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देता है, सही है। वर्णकोत्पादी पदार्थ की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी पुनर्योगजों व अपुनर्योगजों में विभाजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। विजातीय डीएनए खंड को बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंदर स्थापित करने पर एंजाइम संश्लेषित करने वाला जीन सक्रिय हो जाता है। सक्रिय नहीं होगा, जिस भी जीन के पास अगर हम दूसरा पुनर्योगज डीएनए लगाएंगे तो निष्क्रिय हो जाएगा, ऑप्शन डी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक है। वह पौधों की सामान्य कोशिकाओं को ट्यूमर कोशिकाओं में रूपांतरित करता है, किसकी मदद से? टी डीएनए की मदद से। देखो यहां से रिलेट कर सकते हो, ट्यूमर का स्पेलिंग भी टी होता है, ये भी टी डीएनए। ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज का उदाहरण, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी टिका रहे, कौन सा है? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज में टी कहां से आया? थर्मस एक्वाटिकस से, जिससे वो निकाला गया था। तो टी यहां से आया और ए क्यू कहां से आया? यहां से आया। कह रहा ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज टैग पॉलीमरेज किससे निकाला गया था? अभी बताया है टैग पॉलीमरेज किससे निकाला गया था? टी कहां से आया? थर्मस से। ए क्यू एक्वाटिकस लगा दीजिए, थर्मस एक्वाटिकस, ऑप्शन है। नेक्स्ट,
यदि कोई प्रोटीन कोट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? अगर कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे हम पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। नेक्स्ट, बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, जैसे तापमान भी उपलब्ध कराता है, पीएच और क्रियाधारा, उपरोक्त सभी लगा दीजिए। नेक्स्ट, अनुप्रवाह संसाधन में क्या शामिल है? तो अनुप्रवाह संसाधन में पृथक्करण और शोधन शामिल होता है, छालन नहीं, ऑप्शन डी लगा दीजिए। अनुप्रवाह संसाधन में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पादक के लिए कैसा होता है? देखिए, हर एक उत्पाद जो भी प्राप्त करते हैं जैव प्रौद्योगिकी में, उनका अनुप्रवाह जो संसाधन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, तो क्या लिखेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। डीएनए जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को कहां काटते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस पर काटते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लक्षणों का वर्णन करते हैं, गलत कथन को चुनिए। यह एंजाइम डीएनए पर पहचाने हुए स्थान पर डीएनए अणु को काटता है, बिल्कुल सही बात है। यह एंजाइम डीएनए को विशेष स्थलों पर जोड़ता है, दो में से केवल एक अणु को काटता है। जोड़ने की बात तो करता ही नहीं है डीएनए एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन बी। एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटे गए एक विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड का पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है? देखिए, जहां पर भी जोड़ने की बात है वहां पर हम डीएनए लाइगेज की बात करेंगे। हमेशा याद रख लो, केवल एक एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। डीएनए को जोड़ने का काम केवल एक एंजाइम करता है, बाकी सारे जितने भी हैं एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ये सभी डीएनए को काटने का काम करते हैं। जोड़ने का काम सिर्फ एक एंजाइम, डीएनए लाइगेज लगा दीजिए। जल विद्युत कण संचलन के दौरान एगरोस जल पर डीएनए खंडों की गति के लिए कौन सा मानदंड है? अपेक्षाकृत बड़े आकार का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, गलत बात। छोटा आकार जो होता है वो दूर जाता है भाई, छोटी चीजें ज्यादा तेजी से सक्रिय होती है, ऑप्शन बी। जल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड सबरेंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा है तो कैसे दिखाई देते हैं? चमकीली नारंगी पट्टियों की, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही बात है, और ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकार्बिन से, यूवी विकिरण में एथिडियम ब्रोमाइड से, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, एग्रोजेल में पृथक हुए डीएनए खंड को किसके अभिरंजन के बाद देखा जा सकता है? एथिडियम ब्रोमाइड। बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में, इसीलिए यहां पर आ रहे हैं। वह जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में सहायता करती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। नेक्स्ट, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल एथेनॉल को मिलाने से क्या होता है? तो हमें प्राप्त होता है डीएनए का अवच्छेद। चिल्ड एथेनॉल मिलाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डीएनए को अलग करने के लिए चिल्ड एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए अवच्छेदन को प्राप्त किया जा सकता है? शीतित एथेनॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पॉलीमरेज के चरणों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट में हमेशा आता है कि पीसीआर का जो चरण है, 3 चरण है। पहला आता है आपका डीनेचुरेशन, जिसमें हम गर्म करते हैं डीएनए को जिससे दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। फिर एनेलिंग, उस पर जो डीएनए के प्राइमर्स होते हैं वो जुड़ते हैं। फिर उसका एक्सटेंशन होता है, नए डीएनए बनते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है। डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन, इस बात को ध्यान रखना। पीसीआर का एक अनुप्रयोग नहीं है, निम्नलिखित में से पीसीआर का एक अनुप्रयोग नहीं है। देखिए, आणविक निदान में प्रयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। जीन प्रवर्धन में भी, पृथक के प्रोटीन का शुद्धिकरण में काम नहीं करता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पीसीआर के उपयोग से जीन परिवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना ना रहे तो कौन सा चरण प्रभावित होगा? देखो, अभी बताया है कि डीनेचुरेशन जो होता है, डीनेचुरेशन वो डिपेंड करता है किस पर? ताप पर। जब हम इसे गर्म करते हैं तब इसके दोनों डीएनए के खंड अलग हो जाते हैं। तो अगर हम ताप प्रभावित होता है, उच्च तापमान अगर बना ना रहे तो क्या दिक्कत होगा? निष्क्रियकरण, डीनेचुरेशन गड़बड़ होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में चरणों का सही क्रम क्या है? देखिए, हम यहां पर बता दें, देखो यहां पर निष्क्रियकरण आ गया, अभी विकृतीकरण आया था, तो हमेशा याद रखना इंग्लिश, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन, हमेशा याद रखना भैया इसका इंग्लिश ही, पीसीआर के चरण, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। डीनेचुरेशन पहला, एनीलिंग दूसरा चरण और एक्सटेंशन तीसरा चरण है, इसका इंग्लिश ही याद करिएगा। पीसीआर में चरणों का सही क्रम बताइए। अभी आपने पढ़ा है विकृतीकरण, विस्तारण नहीं, विकृतीकरण, तापानुशीलन और विस्तारण, यानी डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। नेक्स्ट, बाजार में भेजने से पहले अभिव्यक्त प्रोटीन के पृथक्करण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुप्रवाह प्रकरण, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बस
तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपको अध्याय 10 जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग से संबंधित विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए। अगला अध्याय जो भी होगा जल्दी उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें। धन्यवाद।